afternoon, everyone. Hope I am audible. Am I audible? Hello. Yes, Kurshan, but थोड़ी volume थोड़ी कम है. You can speak louder, maybe. Good afternoon, everyone. I am Gursimran Singh, Program Associate Spare India. मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वेबिनार के ऊपर, जो कि हमारा बहुत ही टाइमली और बहुत ही देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम बहुत अच्छे टाइम पे इसको हम वेबिनार को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि है हीटवेव प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेंथनिंग हेल्थ रिस्पॉन्स इन झारखंड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट के थ्रू हमारा जो हीट वेव है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। झारखंड के अंदर भी काफ़ी हीट वेव के जो लास्ट ईयर केसेस हमने देखे गए हैं। तो जो आज का जो सेशन रहेगा उसके अंदर हम कवर करेंगे कि जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आशा वर्कर्स, उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हेल्थ डिपार्टमेंट के क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, और हम बेटर कैसे कर सकते हैं हीट वेव। अगर हमारे यहाँ हीट वेव हो गया है तो हम किस तरह से उस चीज़ को सही कर सकते हैं। तो ये सेशन उस पर रहेगा आज का। और मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूँगा मिस नुपुर मैम को, जो कि हमें स्फेयर इंडिया के बारे में थोड़ा बताएंगे, कि स्फेयर इंडिया एकेडमी के बारे में। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच कुर्सन। तो क्योंकि हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं, तो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो आई जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस फेयर इंडिया आप सभी को, कि फेयर इंडिया क्या है और हम क्या काम करते हैं, हम आगे क्या साथ में कर सकते हैं। फेयर इंडिया बेसिकली एक नेशनल नेटवर्क और एक नेशनल कोलिशन है उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो इंडिया में ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में, रेजिलियंस और डीआरआर सेक्टर में काम करते हैं। तो हम नेशनल लेवल की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे 165 ऑर्गेनाइजेशन से मिलके ये एक नेटवर्क बनता है, जिसमें हमारा स्टेट काउंटर पार्ट होता है, स्टेट इंटर एजेंसी ग्रुप्स, जो कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कैपेसिटीज और रोल में काम करते हैं। तो हमारे साथ सुबीर जी जुड़े हुए हैं, जो इंटर एजेंसी ग्रुप के बारे में थोड़ा और बताएंगे। और साथ ही इंटर एजेंसी ग्रुप और ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे नेटवर्क का हिस्सा कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो देश के अलग अलग कोनों से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऐसी कुल 800 ऑर्गेनाइजेशन हमारे नेटवर्क का हिस्सा है एज एसोसिएट मेंबर। और जो हमारी 165 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इंडिया में काम करने वाली जो यूएन एजेंसीज हैं, जो डिजास्टर में काम करती हैं, जो इंटरनेशनल और नेशनल एनजीओज हैं, अलग अलग सीएसआर हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, वो इस नेटवर्क का हिस्सा है। तो बेसिकली जो हम स्फेयर इंडिया है, वो चार प्रोग्राम एरियाज, फोकस एरियाज में काम करता है। वन बीइंग अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन। ये हमारा एक ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल है, जो हम अपने हर काम में, हर जो भी हम काम करते हैं उसमें ये इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें आता है जैसे टू वे कम्युनिकेशन, जो कम्युनिटी से फीडबैक लेके हम अपना जो रिस्पॉन्डिंग एजेंसीज हैं किसी डिजास्टर में, वो अपना रिस्पॉन्स और अपना काम कैसे बेटर कर सकती हैं। फिर आता है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन में जो भी हम काम प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर करते हैं, उस तरीके के काम आते हैं। तो किसी भी डिजास्टर से पहले या फिर किसी भी डिजास्टर के बाद जो अलग अलग एजेंसीज, जो अलग अलग रिस्पॉन्डिंग एजेंसीज या कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज है, हम उन सभी का जो भी एफर्ट्स होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज और काउंटर पार्ट्स की, उनके सीएसओ और एनजीओ काउंटर पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंटर एजेंसी ग्रुप्स को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एसडीएमए से, और जो भी बाकी ऑल ओवर इंडिया जो भी एजेंसी किसी डिजास्टर में रिस्पॉन्ड करती हैं, वो कैसे डीडीएमएस और एसडीएमएस के साथ कोऑर्डिनेट करके किसी भी डिजास्टर में रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। इसी के अंडर हम लोग इंटर एजेंसी ग्रुप्स के साथ जो अलग अलग स्टेट्स में मौजूद है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कि हम प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर कैसे अपनी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव कर सकते हैं।
कोलैबोरेटिव एडवोकेसी हमारा एक प्रोग्राम एरिया है जिसमें हम फोकस करते हैं जो अलग अलग पॉलिसी आ रही हैं तो उनको हम कैसे अपने नेटवर्क तक पहुंचा सकते हैं और उन पॉलिसीज में क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिसमें हम डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इस टाइप के एरियाज को कंसिडर करते हैं। देन कमिंग टू नॉलेज एंड कैपेसिटी शेयरिंग, तो जो आज हमारा जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हैं और जो भी हम रिसर्च और नॉलेज प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो नॉलेज एंड कैपेसिटी शेयरिंग के अंडर आते हैं। तो इसमें जो भी जैसे आज का जो हमारा ये सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, ये हमारे एक्सपेयर इंडिया अकेडमी करके एक प्लेटफॉर्म है जो हमने 2020 में राइट आफ्टर कोविड वी एस्टैब्लिश दैट। इनिशियली इट वाज कॉल्ड कोविड-19 अकेडमी, जिसमें जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनको हम वर्चुअली कैसे ट्रेन कर सकते हैं, कैसे उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म हमारा स्टार्ट हुआ था। एंड पिछले ऑलमोस्ट 5 साल में हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सवा 2 लाख 2.25 लाख पीपल लोगों के साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ एंगेज कर चुके हैं, जिसमें हम 250 के ऊपर सेशंस ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। तो इन एरियाज के साथ साथ जो हमारे कोर लाइफ सेविंग एरियाज होते हैं, जो किसी भी डिजास्टर, जिसको हम एक ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम में कोर लाइफ सेविंग सेक्टर्स कहते हैं, जिसमें हेल्थ, वॉश, फूड, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, प्रोटेक्शन और शेल्टर आ जाते हैं, ये हमारे काम का मोर और लेस सेक्टोरल फोकस रहता है। तो जस्ट ब्रीफली टेकिंग यू थ्रू जो हमारे कुछ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग रीसेंट हमारे इनिशिएटिव्स रहे। स्पेयर इंडिया अकेडमी, जैसे कि मैंने बताया, ये हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ऑलमोस्ट हर वीक एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग थीमेटिक प्रायोरिटी में, बेस्ड ऑन जो भी हमारे नेटवर्क के या फिर जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और जो उस टाइम में भी कंट्री में डिजास्टर सिचुएशन है। For example, अभी हम heat wave पे focus कर रहे हैं and we will be doing a series of sessions on heat waves, and subsequently over the course of next few weeks we'll start our sessions on monsoon preparedness across different parts of the country. एंड उसके अलावा ये हमारे कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जो हमने अलग अलग पार्टनर्स के साथ, NIDM के साथ, Amazon के साथ, अलग अलग पार्टनर्स के साथ रिसेंटली हमारे जो पब्लिश हुए। इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, प्रिपेयरनेस वर्कशॉप, जो असेसमेंट्स हम फील्ड पे कंडक्ट करते हैं, जिससे बेसिकली हम नीड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं किसी भी डिजास्टर से अफेक्टेड कम्युनिटी की क्या नीड्स हैं, किया जाते हैं। Lastly, I just to like to share, हमने last year we did a series of heat wave preparedness sessions, and हमने 7 sessions organize किए थे अलग अलग thematic priorities पे और अलग अलग languages में। इन sessions के through हमारे साथ around 1100 participants जुड़े थे and 31 resource persons जो अलग अलग expert agencies से आ रहे थे, वो हमारे साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके ये सेशंस लिए थे। एंड इन सेशंस के लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के सेंटर फॉर डिजीज डिजास्टर एंड हेल्थ के साथ कोलैबोरेट किया था। आज भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ी हुई है फ्रॉम सेंटर फॉर डिजास्टर एंड हेल्थ फ्रॉम NIDM, along with different stakeholders. तो वी होप कि ये सेशन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आगे चल के जो भी हम सीरीज में सेशंस करेंगे विल बी हम उनके इनवाइट भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको जो रेलेवेंट लगता है, जो आपके काम के लिए आपके लिए रेलेवेंट है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। So I'll end my presentation here because we have the experts who will be talking more about heat wave, its impact, and also preparedness by different actors. I'll hand it back to you, Gursimran. थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी अच्छे से स्पेयर इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में हमें बताया। और मैं आगे बढ़ते हुए सुधीर कुमार सर को बुलाना चाहूँगा कि वो इंटर एजेंसी ग्रुप के बारे में हमें बताएं, कि झारखंड के बारे में थोड़ा हमें सुधीर सर। सुबीर सर, आप सर म्यूट। आप आप अभी भी म्यूट पे है सर।
Yes, thank you very much, Sphere India, for delivering this, organizing this session on the impact of heat waves and further their preparedness and response. And I'm very delighted to see that many circle officers, Burmu, CEO Burmu also joined in this session, and also DPM unit, District Surveillance Unit. So it's very great to join. And as far as the heat wave illness and the impact of heat wave uh, in the community of Jharkhand. So this is not new for us now, because already you have been the district have been working over the different components of NPCCH programs under Ministry of Health, and we need to talk about the disaster risk reductions so that morbidity and mortality due to impact on the health of the community due to extreme heat wave conditions can be minimized. So moving forwards, I think we know that up to 30th of April, the climate condition is very good. That means in some districts, as per the weather event forecasting, there is not so much heat wave illness, but in the month of May, again heat wave illness will start. So we need to do the different components under the mandates of NPCCHH. So first thing is your definitely general awareness, as we know that. So so that community can be aware by dissemination of extensive awareness generation, as well as health sector preparedness. Health sector preparedness is the second key component of heat wave preparedness. Third will be definitely heat-related illness surveillance. So how we can do the good data collection over the morbidity through HIP? Because Ministry of Health is doing the vigorous monitoring over these key indicators. What are the best practices? What are the best interventions? So that risk reductions can be minimized. Okay. And we are having the good resource persons from NIDM also, as well as I can see from Aspire India. And one NGO is working in Jharkhand, that is called IAG, Interagency Group, headed by Mr. Subir Kumar. He is also online. And all districts participants, district surveillance unit, district nodal officers, district quota managers, and some circle officers from the different regions. They know, we districts know that under chairmanship of Deputy Commissioner, multi-sectoral task force committee has been formed in entire state, including Ranchi, Bokaro, everyone, everything, Dhanbad, Jamshedpur, everywhere. So we need to organize one meeting in the month of May, so first week of May, so that deputy commissioners can give direction to all the members, so that what are the best practices can be done. So with the help of local administrations, with the help of some self-help groups, with the help of some local NGOs, volunteers, community organizations, we can we can do the some setting point over the checkpost, so that if travelers come over the checkpost, then they can stay a little bit in the scorching sun. So these are some best practices what I have seen in the Kerala, Tamil Nadu, because at national level, also to deliver the large amount of water in the earthed pot. This is the very, very cheap that means funding. And district administrations can take initiatives. Okay. And if heat wave will be more, then how transportation of the patients can be done before referral to the higher center. So ambulance, so ambulance preparedness is another key, because
if you see the direction advisory, whatever sent by the MD/NHA on 28th February this year, letter number 164, there are different SOPs are there. So ambulance preparedness is the another key, putting all the ice cubes as well as cold, that means cold preparedness, that means the cold towel even, ice cubes, and cool the patient first, then refer. So at least 5 bedded heat stroke room can be created in each healthcare facility, as well as ORS settings, and with the including ORS for mentioned heat stroke and dates if there is a. And recently, yesterday, I had received one letter from NDMA again, sent by the additional chief secretary, that will circulate. So, and main motto is that there should not be any casualty due to heat related illness. तो ये मिनिमाइज करने के लिए जो हेल्थ सेक्टर का प्रिपेयर्डनेस है उस पर फोकस करना होगा, एंड उसके साथ साथ जो मेरा रिस्क रिडक्शंस को कम करने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो, प्लस गुड डेटा कलेक्शन। आप IHIP में मैं देख रहा था पोर्टल यस्टरडे नाइट, तो बहुत सारे फैसिलिटी अभी रिपोर्टिंग स्टार्ट नहीं किया, और फिर वो मिनिस्ट्री वाले ग्रुप में जो इसकी मॉनिटरिंग होती है, डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, तो वो फिर डेटा भी शेयर करते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट ने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो वो भी देखने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि अब तो केस बेस्ड सर्विलेंस स्टार्ट हो गया है हीट रिलेटेड इलनेस वाले में, जो है ये स्टार्ट हो गया है कि केस बेस्ड सर्विलेंस, मतलब पहले से एग्रीगेट डेटा डालने का, अब उसका लाइन लिस्टिंग भी करनी। एंड ऑल्सो वी नो दैट देयर इज नो एनी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बिहाइंड एनी कैजुअलिटी ड्यू टू एक्सट्रीम हीट radiation or extreme heat conditions. So again, we have to go for death investigation, verbal autopsy, conducting of this death investigations, their indoor activity, their outdoor activity before dying, their any comorbidity, illness conditions. So these things are there, and you all are aware about that. And if compared to the last year April was having the 26th, 24th April was the extreme heat condition in the month of April. But this year, due to climate change, we can see that it rains in the month of April. So this kind of climate changes are going on, and it will happen. तो इसमें ये देखना है कि मई में गर्मी बढ़ेगी, कंडीशंस मॉर्बिडिटी होंगे, मोर्टेलिटी भी होंगी। और अभी तक मुझे 8 ही हीट स्ट्रोक के केस दिखा HIP पोर्टल पे, और बहुत सारे 781 हेल्थ फैसिलिटी में आई थिंक 290 ही अभी रिपोर्टिंग शुरू किया है, तो हमारा ग्राफ डाउन हो जाता है फिर। तो इसमें जो सर्वेलेंस ओरिएंटेड है उसको एक बार देखने का प्रयास किया जाए, एंड इन दैट मूविंग फॉरवर्ड्स, आई थिंक मिस्टर सुवीर कुमार इज रेडी, और नेक्स्ट स्पीकर या so Mr. Subir Kumar, as well also Mrs. Shud from NIDM. Right. So moving forwards, Mr. Subir, you can further emphasize over the things. Thank you. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Praveen. Rightly, you came in the scene and guided all the participants about how things are moving in Jharkhand. So nice of you. Your proactiveness is really helping all the departments in addressing lot of emergencies and its responses. आज का बेसिकली जो हम लोगों का जो प्रयास है, जो सम्मिलित प्रयास है, वो कुछ ऑब्जेक्टिव को फोकस करके वी आर ट्राइंग टू डू दैट। लाइक जैसे एक है कि गवर्नमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट के जो पत्रांक आए हैं, जो हर DC को मिली हैं, उसमें था कि हम लोग कैसे प्लान ऑफ एक्शन हम लोग बना पाए, कि किस तरह से हर जिला का एक डिस्ट्रिक्ट प्लान बन पाए, ताकि हम लोग उसको किस तरह से एड्रेस कर सके। तो आज का एक उद्देश्य था कि टू बिल्ड द अवेयरनेस एंड डेवलप अ प्लान टू मैनेज हीट वेव केसेस इन झारखंड।
फिर है कि कैसे अलग अलग विभागों को किस तरह से हम लोग ले करके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से हम लोग आपस ये में बांट काफी इको हो रहा है शिविर जी, कहीं से आवाज आ रही है, सर आई इको थिंक हो रहा है। आपका जो आप माइक है अपना वो दूसरा डिवाइस सुबीर जी वो ऑफ कर दीजिए, उसकी वॉल्यूम, ओके या डिस्कनेक्ट कर दीजिए। वो अनम्यूट उधर से होगा तो कर सकते हो, तो उधर दूसरे आप दूसरे जी डिवाइस से मैं एग्जिट कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल हाँ। हम- सर आप अभी ट्राई करें। अभी आ रही है, अभी क्लियर नहीं? सर आवाज आपकी आ रही है बट आपकी आवाज एको बहुत हो रही है। ओके ओके ओके। तो आई मैं थिंक आपको दूसरे जो आपने अपने लैपटॉप से किया हुआ है आप आई थिंक आपको उसको डिस्कनेक्ट करना होगा। ओके ठीक है, उसको मैं डिस्कनेक्ट कर, मैं वही ऑब्जेक्टिव को देख करके मैं जो बात कर रहा था वो किस तरह से गवर्नमेंट को हम लोग आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके किस तरह से हम लोग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट करके ये एक हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये किया, जिसमें डीसी और एडिशनल कलेक्टर के माध्यम से हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाना है, और उसके लिए हम लोगों ने तैयारी करने की जो पहली शुरुआत है वो हम लोग कर रहे हैं। एक जो एक्चुअली जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो बेसिकली एक जस्ट कॉपी कर देते हैं। आई थिंक नाउ इट इज बेटर, अभी भी नहीं से कहूँगा। ये आईजी के जो भी हम लोगों की प्लान बननी है, उस प्लान को ध्यान में रखते हुए ये दोनों हम लोगों ने विभाग से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया, जिसमें हम लोग किस तरह से एक वीक के अंदर में जो प्रयास है वो हम लोग उसको एड्रेस कर सकते हैं। खास करके जो हीट वेव का जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जबकि उतनी अभी भयावह स्थिति नहीं है, वो किस तरह से हम लोग उसको कर पाए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो प्रपोजल रखा था कि हीट वेव झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग के रिपोर्टिंग किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके, किस तरह से हेल्थ इम्पैक्ट सिस्टम और रेडीनेस को किस तरह से हम लोग समझ पाए, ये एक जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और जितने भी तरह के जो इम्पैक्ट होती है उसको हम लोग के अपने प्लान में ला पाए। जो कम्युनिटी लेवल तक किस तरह से हम लोग अवेयरनेस और कैंपेन मोड में रूरल एरियाज में हम लोग पहुंच पाए, आशा एएनएम को किस तरह से इन्वॉल्व कर पाए, और खास करके जो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जो हम लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए वो हम लोग किस तरह से प्रोग्राम में इनबिल्ट करके कर पाए। तो ये सब कुछ सोच के से करके ये कॉन्सेप्ट हम लोग किए, और खास करके आई एम वेरी रियली थैंकफुल टू स्पेयर इंडिया, जो हम लोगों की एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, इस पूरे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल, दे रियली हेल्प एवरी स्टेट टू एड्रेस सच जो हैपनिंग्स है डीआरआर और क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने के लिए, एंड दे फाइनली गिव टाइम, और जितने भी हमारे फैसिलिटेटर हैं उन लोगों को किया। तो मैं चाहूंगा कि खास करके समय को देखते हुए, एंड पीपल आर रियली एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग हैं, वो किस तरह से हम लोग उन लोगों को इन्वॉल्व कर सके, और विद इन 1 वीक वी आर कमिटेड टू मेक अ प्लान फॉर रांची डिस्ट्रिक्ट। Accordingly, similarly, we will able to develop a plan for entire Jharkhand so that the heat wave within 3 months we can जो हम लोग करके कर सकते हैं। खास करके जो मैंने जो प्लान था कि आईएजी करता क्या है, किस तरह से झारखंड में आईएजी नेटवर्क करके एनजीओज को इन्वॉल्व करके जो जितने भी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है इस पूरे प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करने का एक काम करता है,
और खास करके सरकार के विभिन्न आपदा से संबंधित विषयों को लेकर एडवोकेसी भी करता है कि कैसे हम लोगों को काम करना है। आईएजी संस्थागत लेवल पे क्षमता निर्माण करने के लिए उनके पास टीम है एंड उसका सपोर्ट स्पेयर इंडिया के माध्यम से मिलता है, और जितनी तरह की आपदा है, रिस्पांस है, उन दोनों ही लेवल पे हम लोगों को काफी सपोर्ट मिलता है। दे डेवलप अ गाइडलाइन और हम लोगों को स्टेट लेवल पे सपोर्ट करता है। तो आई थिंक सिमरन मे बी आई टेक फर्दर, क्योंकि जब सारा ये गड़बड़ हो गया था, तो आई आस्क सिमरन टू फर्दर टेक द टेक्निकल सेशन विद द फैसिलिटेटर जो भी हमारे बीच में है, मैडम है। तो आई एंड फर्दर आई टेक इट अप with the important point which I really wanted to share with the entire team. So over to Simran, you kindly go ahead with the further facilitator so that they can discuss the technical aspect of the thing. जी बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं परवीन सर को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने करंट सिनेरियो के ऊपर, जो डिपार्टमेंट के सिनेरियो है, करंट सिनेरियो है, उसके ऊपर एक थोड़ा सा प्रकाश डाला है। और अगर हमें किसी डिज़ास्टर को कम करना है या उसके इम्पैक्ट को कम करना है, तो हमें करंट सिनेरियो बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन चल रही है और हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये और अभी मैं सुधीर सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लाइक उन्होंने आईजीज के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताया है कि झारखंड में आईजी कैसे काम कर रही है और किस किस क्षेत्र में काम कर रही है। और मैं समय ना ज़्यादा लेते हुए अभी मैं आतिशा मैम को इनवाइट करना चाहूँगा आगे की सेशन को आगे बढ़ाते हुए। मुझे आप अनुमति दें कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकूँ मैम। लाइक आतिशा मैम अभी जो करंटली वर्किंग है वो पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं एनआईडीएम के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, जो कि देख रहे हैं कि डिज़ास्टर एंड हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव्स को। और मैम ने नेशनल लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और डब्ल्यूएचओ के साथ जो रेजिलियंस के प्रोजेक्ट हैं उनमें भी मैम ने कार्य किया है। तो वेलकम मैम। जो मैम आज कवर करेंगे टॉपिक, उसमें मैम बताएंगे कि डिपार्टमेंट के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे इन हीट वेव प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स इन झारखंड। इसके अंदर मैम कवर करेंगे कि लाइक आशा वर्कर्स के क्या रोल हैं और हेल्थ वर्कर के क्या रोल हैं और ऑफिसर्स के क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ मैम। स्टेज इज योर्स। थैंक यू गुरसिमरन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। गुड आफ्टरनून प्रवीण सर, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट मंथ ही हम लोग मिले थे और कोइंसिडेंटली हम लोगों ने ट्रेनिंग भी एक करी थी ऑन द सेम टॉपिक, हीट हेल्थ नेशनल वर्कशॉप। तो हमें वहाँ पे भी डिफरेंट स्टेट्स के पर्सपेक्टिव फॉर द सेम कॉन्टेक्स्ट मिले थे। आज हम झारखंड के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं और डिपार्टमेंटल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं इन हीट वेव प्रिपेयर्डनेस, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगी। मेरे पास एक छोटी सी पीपीटी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। यस मैम। यस, यू कैन सी इट राइट? यस। तो मैं हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा स्विच करूंगी। पीपीटी मेरी इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। तो हमारा टॉपिक है जो मुझे असाइन किया गया था, डिपार्टमेंटल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की, और स्पेसिफिकली ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में फॉर झारखंड स्पेसिफिकली क्या रोल जो है डिफरेंट लेवल के ऑफिसर्स, आशा वर्कर्स, एएनएम्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं हीट वेव प्रिपेयर्डनेस में झारखंड में स्पेशली। तो उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगी। पहले हमें समझना होगा कि हीट वेव का सिनेरियो जो झारखंड में है वो एक ग्रोइंग थ्रेट की तरह ही है, एक रिस्क है जो हर दिन ग्रो हो रहा है। पिछले साल ही 2024 में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस हुआ था काफ़ी एरियाज में झारखंड से, जैसे पलामू, गढ़वा, लातेहार, इन सब डिस्ट्रिक्ट में। और इसके एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हीट वेव हमने देखा था कि शार्प इंक्रीज हुआ था हीट स्ट्रोक के केसेस में, डिहाइड्रेशन केसेस में, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। उसकी वजह से काफ़ी सिवियर जो है वो हेल्थ इम्पैक्ट जो है हो सकते हैं। स्पेशली जो वल्नरेबल हमारे एट रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हैं,
लोग हैं हमारी सोसाइटी में, या फिर जो आउटडोर लेबरर्स हैं, आउटडोर वर्कर्स हैं, जो दिन भर का काम जो है बाहर करते हैं, जैसे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, फ्रूट वेंडर्स हो गए, या उस तरह के जो लोग हैं हमारे लेबर क्लास वगैरह। तो उन लोगों पे जो इसका हीट वेव का इम्पैक्ट है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हमारे एक बहुत अर्जेंट नीड है। और आई थिंक ये जो हमारा आज का सेशन है वो थैंक्स टू स्फेयर इंडिया, इट इज़ वेरी टाइमली और एक बहुत ही टाइम बेसिस पे है, क्योंकि अर्जेंट नीड है टू हैव प्रिपेयर्डनेस एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। प्रिपेयर्डनेस हो सकता है हम सब डिपार्टमेंट्स की अलग अलग बहुत अच्छी प्रिपेयर्डनेस है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी या कोई भी ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, मान लीजिए हीट वेव का सिनेरियो जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्टेट में 2-3 दिन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हीट वेव एक दिन है तो चलिए उस दिन को हैंडल करना फिर भी इजी है डिपार्टमेंटल लेवल पे, लेकिन अगर यही हीट वेव एक स्ट्रेच में आती है 2-3-4 दिन की, तो हम ये देखते हैं कि पहले दिन तो केसेस जो है वो फिर भी कम है, क्योंकि पहले दिन लोग जो है वो सावधानी बरतेंगे, लेकिन जैसे जैसे उसके हीट वेव का दिन जो है वो बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे लोगों को अपने काम पे, अपनी दिनचर्या में वापस लौटना होगा। और उन्हीं सिनारियोस में जो हेल्थ इम्पैक्ट्स है या रिस्क है हीट वेव का ऑन वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल, वो जो है वो धीरे धीरे जो है बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो, उन्हें पता हो कि उनका क्या रोल है, क्या चीज़ जो है वो स्पेसिफिकली उन्हें करनी है, किस चीज़ के लिए वो किसी और डिपार्टमेंट को रीच आउट कर सकते हैं, किसी और डिपार्टमेंट से हेल्प मांग सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का एग्जिस्ट करना और इन प्लेस होना। उससे क्या होगा कि हमारा जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है किसी भी चीज़ के लिए, स्पेसिफिकली अभी हम हीट वेव्स की बात करें, वो फास्टर और क्विकर हो जाएगा। इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो हम कम कर सकते हैं। जो बर्डन है हमारा हेल्थ सिस्टम पे एज अ रिजल्ट ऑफ हीट वेव स्पेसिफिकली, वो भी जो है वो हम कम कर सकते हैं अगर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके काम करें। और इससे क्या होगा कि हमारी जो पब्लिक अवेयरनेस है वो भी स्ट्रेंथन होगी, लोगों को खुद से ही पता होगा कि उन्हें किस तरह के प्रिवेंशन मेजर जो है वो करने हैं, जिससे कि वो अगली एक सिवियर स्टेज तक पहुंचे ही नहीं। और इससे ये भी होता है कि अगर हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी है, बेटर, हमारी हेल्थ बर्डन भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो हमारी जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका भी ऑप्टिमल यूज़ हो रहा है, और साथ ही में हम बेटर आउटरीच कर पाएंगे, हम उस तबके तक भी पहुंच पाएंगे जहां तक यूजुअली हम नहीं पहुंच पाएंगे अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ काम करने की कोशिश करें, इवन एज वन सिंगल डिपार्टमेंट। अब पहले समझना पड़ेगा हमें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो की रोल प्ले करेंगे स्पेसिफिकली फॉर हीट वेव्स। तो हमारे पास 6 मेन डिपार्टमेंट्स इसमें आ जाते हैं। एक सबसे पहला रोल और सबसे बड़ा रोल जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, अलॉन्ग विद मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि कब हीट वेव की कंडीशन जो है वो प्रिडिक्टेड है, ताकि ये सारे जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं ये रेडी रह सके हीट वेव प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला रोल जो आ गया वो हमारा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का आ गया, टू टेल अस, अलर्ट अस जब हीट वेव आने वाली है। उसके बाद मेजर रोल आ जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट का। हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा ट्रीटमेंट करेगा पेशेंट्स की, सर्वेलेंस करेगा हीट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज की, और साथ ही साथ में एडवाइजरी शुरू करेगा कि मान लीजिए जो एल्डरली ग्रुप है या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उनको स्पेसिफिकली क्या करना है। तो ये जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये डिफरेंट तरह की एडवाइजरीज ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए क्या स्पेसिफिक वो हैं, जो बाहर लेबर्स हमारे काम कर रहे हैं उन लोगों को क्या सावधानियां किस तरह की बरतनी चाहिए, तो उस तरह की एडवाइजरी जो है वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट रिलीज करता है। फिर आ जाता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन। डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो अर्ली वार्निंग्स इशू करेगा अलॉन्ग विद मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और साथ ही साथ में जो हमारा हीट हेल्थ एक्शन प्लान बने हैं, जो हमारी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी बन चुके हैं, उन एक्शन प्लान्स की जो एक्टिवेशन है वो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करेगा। उसके बाद हमारा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ गया, जो हीट वेव्स में सबसे बड़ा इशू क्या आता है, डिहाइड्रेशन का। और डिहाइड्रेशन के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर सप्लाई। तो जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो मेक श्योर करेगा कि वाटर सप्लाई जो है वो स्पेशली हीट वेव वाली सिचुएशंस या उस टाइम पे जो है वो कॉन्टिन्यूस बनी रहे, और जिन जगहों पे वो नहीं रुकनी चाहिए या कोई भी हिंड्रेंस है वो उसको रिस्टोर कर पाए। तो हमारा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी वहाँ पे आ गया। देन हमारा रूरल और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आता है। वो जो हमारा डिपार्टमेंट है वो कूलिंग शेल्टर्स हेल्प
कर सकता है सेटअप करने के लिए, और शेड पॉइंट्स खड़े कर सकता है। जैसे जहाँ पे हमारे यूजुअली बस स्टॉप्स होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि कई जगह पे जो है शेड पॉइंट्स भी वहाँ पे बनाए जाते हैं, जो कि बरसात के टाइम पे आपको बारिश से भी बचाते हैं, और हीट वेव्स या जब धूप कॉन्टिन्यूसली है तो जो काफ़ी लोग हैं जिनको बाहर निकलना पड़ता है बहुत काम से, उन लोगों को शेड पॉइंट्स भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देन हमारा लेबर डिपार्टमेंट है। लेबर डिपार्टमेंट जो है वो हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज लेबर है, उनकी एसोसिएशन से बात करके उनके वर्क आवर्स को रेगुलेट कर सकता है। एटलीस्ट काम करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको इस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं, जब हमारे पास कोई वार्निंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कि ये आने वाले 3-4 दिन में हीट वेव होने ही वाली है, तो उन दिनों के लिए एटलीस्ट जो हमारे लेबर्स हैं उनकी वर्क आवर्स जो है वो रेगुलेट कर दी जाए, कि बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा धूप वाले आवर्स हैं, जैसे मान लीजिए 12 बजे दोपहर से लेकर दोपहर के 3-3:30 बजे तक, उस टाइम जो है वो बाहर आउटसाइड लेबर का काम नहीं होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है और ये रेगुलेशन जो है, ये हमारा लेबर डिपार्टमेंट हमारे लिए कर सकता है, और साथ ही साथ में ये इंश्योर भी कर सकता है वर्कर सेफ्टी के लिए। देन एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बच्चे बहुत लार्ज नंबर्स में स्कूल्स में जाते हैं, तो जो स्कूल क्लोजरीज या स्कूल के लिए स्पेसिफिक एडवाइजरीज है, इन कोऑर्डिनेशन विद हेल्थ डिपार्टमेंट वो रिलीज करेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इंश्योर करेगा कि हर स्कूल में वो एडवाइजरीज जो हैं वो इशू करी जाएं, बच्चों तक पहुंचे, और जब रिक्वायर्ड है स्कूल क्लोज होना, तब वो स्कूल को क्लोजर भी जो है वो प्रोवाइड करेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके ऑर्डर्स। देन स्पेसिफिकली हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर अगर हम आए, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बहुत ही प्रोएक्टिव रोल है जो उसे प्ले करना है। HHAP जैसे हीट हेल्थ अडेप्टेशन प्लान, HHAP जो है उसको एक्टिवेट करवाना फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, वो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। साथ ही में हेल्थ एडवाइजरीज अलर्ट इशू करेंगे, और उनको मेक श्योर ये भी करना है कि उनके जो आशा वर्कर्स हैं, ANMs हैं, वो पहले से ही ट्रेंड हो हीट रिलेटेड इलनेसेस के लिए। तो वो वाली जो ट्रेनिंग है वो अभी हीट वेव के टाइम पे तो नहीं होगी, वो थोड़ी पहले से जो है वो प्रिपेयर्डनेस करके रखनी पड़ेगी। तो ये काम जो है ऑपरेशनल काम हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाता है, राइट। उसके बाद हीट वे कूलिंग स्पेसेस ऑल्दो हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाएगा, लेकिन क्या क्या उसके रेगुलेशंस होने चाहिए, किस तरह का वो स्पेस रिक्वायर्ड है ह्यूमन बॉडी के लिए, वो बताना हेल्थ डिपार्टमेंट का ही काम है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत क्लोजली काम करना पड़ेगा बाकी सभी डिपार्टमेंट से, टू इंश्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है प्रिवेंशन पे, वो मैक्सिमम यूज हो सके। देन ORS कॉर्नर्स को भी एस्टैब्लिश कर सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट, और IV फ्लूइड्स भी उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट हीट वेव वाले ड्यूरेशन में IV फ्लूइड्स जो है उसकी शॉर्टेज ना हो जाए, क्योंकि मान लीजिए हमें पहले से ही पता है कि हीट वेव जो है वो प्रेडिक्टेड है इन महीनों में, और हमारे केसेस भी जो है वो बढ़ते जाएंगे। ऑब्वियसली फुटफॉल भी जो होगा पेशेंट्स का वो बढ़ेगा हीट वेव के वजह से, तो IV फ्लूइड्स का स्टॉक हमारे पास हो, ORS कॉर्नर्स हमारे सेटअप हो, ताकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कोई भी चीज़ लैग ना करे, राइट। फिर मॉनिटरिंग और रिपोर्ट भी करना है डेली, जो हीट रिलेटेड केसेस हैं जो सर ने आपको ऑलरेडी बताया, वो भी करना है हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर, उनका ही काम है। फिर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें आशा वर्कर्स की और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, आशा वर्कर्स को आई थिंक झारखंड में सहिया बोलते हैं। तो आशा वर्कर जो है वो डोर टू डोर कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन जो है वो बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छे से कर सकती हैं, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस भी अगर हम लोग देखें तो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा मतलब ओपन होते हैं उनसे कुछ बात सुनने में, रादर देन मैं या आप उनके पास जाके उन्हें कुछ समझाएंगे तो उन्हें लगेगा वो एक लेक्चर की तरह है। लेकिन अगर आशा वर्कर्स उनमें उन्हीं सोसाइटी में से निकल के वो उन्हें कुछ बता रही है, तो वो ज़्यादा अर्जेंसी के साथ उनकी बात सुनेंगे, और चांसेस है कि वो इजीली उनकी बात को जो है वो एक्सेप्ट भी करे, राइट। फिर वो हमारी अर्ली आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प कर सकते हैं, अगर हमने उन्हें पहले से ट्रेन करके रखा है हीट इलनेसेस के बारे में, कि हीट की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह से साइंस जो हैं वो दिख सकते हैं, डिहाइड्रेशन किस तरह से दिख सकती है सोसाइटी में या लोगों में। तो अगर उन्हें ये पता है तो वो अर्ली आइडेंटिफाई भी कर सकती हैं जल्द से जल्द, ये हमें उन्हें लग रहा है ये हीट रिलेटेड इलनेसेस है। उससे क्या होगा कि वो इजिली मतलब रेफर कर पाएंगी कि आपको जल्द से जल्द जो है नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में जाना ही जाना है, ताकि किसी तरह की मतलब डिले ना हो हेल्थ सीकिंग में, और इससे हम क्या है मोर्टेलिटी जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो हम डिक्रीज कर सकते हैं, राइट।
फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हमारा हेल्प कर सकते हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं हाइड्रेशन पॉइंट सेटअप करने में। जैसे हमने ये वाला बहुत अच्छा केस स्टडी जो है राजस्थान में हमने देखा था कि राजस्थान में प्याऊस का सिस्टम होता है। वहाँ पे जो है कम्युनिटी मिलकर कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बाद अर्दन पॉट जो हमारे घड़े होते हैं उनमें पानी रख के वही कम्युनिटी उसको मेंटेन करती है, उसकी सफाई मेंटेन करती है, और जहाँ पे वो प्याऊस सेटअप करते हैं अपना, जहाँ पे वो घड़े रखे होते हैं लोगों के लिए, वहां से कोई भी पानी पी सकता है। और उसके साथ में वो थोड़ा सा शेड बनाते हैं, ग्रास का शेड होता है वो, तो आप वहाँ पे पानी भी पी सकते हैं। अगर कोई कहीं पे जा रहा है तो वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे बैठने का भी थोड़ा सा उन्होंने फैसिलिटी मतलब बनाई होती है, तो आप वहाँ पे थोड़ी देर बैठ भी सकते हो, थोड़ी देर शेड भी ले सकते हो। आसपास वो ट्रीज के अराउंड मतलब बनाया जाता है, तो आपको एम्पल ट्री की नेचुरल शेड भी आपके पास है, पानी भी आपको अवेलेबल है, और उसको पूरी एक कम्युनिटी जो है वो मेंटेन कर सकती है, करती है वहाँ पे राजस्थान में। तो ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारे झारखंड करते हैं वो इन हाइड्रेशन पॉइंट्स और शेड सेटअप्स करने में हमारा हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ में वो कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस ड्राइव भी हमारे साथ कर सकते हैं, कम्युनिटी की जागरूकता बढ़ा सकते हैं। हीट से वो क्या करें, जब हीट वेव की वार्निंग है तो अपने बच्चों को कैसे बचाएं, एल्डरली का कैसे ध्यान रखें, किस आवर्स में ना निकले, कौन से साइंस अपने अंदर देखें, किस तरह से उसका ध्यान रखें। और वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प कर सकते हैं, ORS वाटर बॉटल्स में इफ नीडेड, मतलब जैसे फंड रेज करके या किसी भी NGO की हेल्प से वाटर बॉटल्स भी गरीब बच्चों में बांटी जा सकती हैं, या हाउसेज में या अर्दन पॉट्स में भी हम उन्हें बांट सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देन स्पेसिफिकली रोल ऑफ, अगर हम नोडल ऑफिसर्स के रोल की बात करें तो नोडल ऑफिसर्स जो है वो हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स जो हैं उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वो कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले कर सकते हैं बिटवीन डिपार्टमेंट्स। जब फील्ड में एक्शन की बात आ रही है तो वो एक एंकर पॉइंट होंगे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे, कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नोडल ऑफिसर्स अलग डिपार्टमेंट के हैं वो पहले भी नॉट जस्ट फिजिकल मीटिंग्स, बट जैसे ये ऑनलाइन एक मीटिंग हो रही है उस तरह की ऑनलाइन मीटिंग से वो एक दूसरे से फेमिलराइज हो जाए, ताकि जब उन्हें इमरजेंसी में एक दूसरे के साथ काम करना है तो एटलीस्ट उन्हें पता है कि कौन किस डिपार्टमेंट से आ रहा है ना। तो अगर वैसी फेमिलियरिटी पहले से एस्टैब्लिश होगी तो ईजियर होगा काम करना एक दूसरे के साथ। इसी के साथ में जो अपडेटेड डेटा है वल्नरेबल एरियाज में, उन्हें पता होगा कि किस जगह पे क्लस्टर ऑफ लोग रहते हैं, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मे भी काम चल रहा है तो वहाँ पे लेबर क्लास बहुत ज़्यादा रह रही है, कहाँ पे स्कूल्स हैं तो बच्चे उसके कहाँ पे लोकेटेड हैं, कहाँ पे बहुत ज़्यादा एल्डरली है, तो वैसे वल्नरेबल एरियाज जो है वो भी उनके पास एक अपडेटेड डेटा होगा। और जो डेली हीट वेव सिचुएशन की रिपोर्ट है वो भी नोडल ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मेंटेन करना और सबमिट करना अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को। जस्ट अब जो ये वल्नरेबल एरिया और ग्रुप की बात हो रही है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मेनली जो वल्नरेबल एरियाज की हम बात करते हैं वो यूजुअली अर्बन स्लम्स होते हैं हमारे सिटी के आउटसाइड, जहाँ से हमारा मेजर लेबर जहाँ से आ रही है, जहाँ पे मेजर हाउस वर्कर्स आ रहे हैं, हाउस हेल्प जहाँ से मेन आ रही है, वो अर्बन स्लम्स में लोकेटेड होते हैं। तो हमारी मोस्टली वल्नरेबल एरियाज अर्बन स्लम्स हो गए, रूरल विलेजेस हो गए, जहाँ पे वाटर की इतनी अच्छी सप्लाई नहीं है, जहाँ पे उनको पानी के लिए थोड़ा दूर पे जाके पानी अपने आप को अवेलेबल कराना है। और साथ ही साथ में कंस्ट्रक्शन साइट्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स जो बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ लेबर जो है वो साथ में ही उसके आसपास रहती है, तो इसलिए ये एरिया जो है ये सारे बहुत वल्नरेबल होते हैं। और ग्रुप से स्पेसिफिकली जो वल्नरेबल होते हैं स्पेसिफिकली फॉर हीट वेव्स वो है आउटडोर वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है या फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं। तो उनका टाइमिंग जो होते हैं वो भी, मतलब जब हीट वेव सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे है पूरे दिन में, वैसे ही यूजुअली उनके काम करने का भी वही तरीका होता है। तो हमें इंश्योर करना है कि वो उस टाइम पे एटलीस्ट काम ना करें, उस 3, 4 या 5 घंटे का जो ड्यूरेशन है वो उनका रेस्ट पीरियड हो, उसके आगे पीछे वो काम कर सकते हैं, राइट। फिर एल्डरली हमारे घर में 60+ ईयर के जो भी लोग हैं वो भी वल्नरेबल हैं। चिल्ड्रन, छोटे बच्चे 5 साल से कम उम्र के और बिल्कुल छोटे इन्फेंट जो हैं दूध पीते बच्चे, वो भी वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। साथ ही में प्रेग्नेंट महिलाएं और पेशेंट जिसको कोई और कंडीशन एग्जिस्ट करती है, जैसे डायबिटीज है, दिल की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, उस तरह के जो लोग हैं वो भी हमारे वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं।
अब अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जरिया है लोगों तक पहुंचने का, लास्ट माइल तक। इसके लिए यूज किया जा सकता है एसएमएस अलर्ट्स, जो कि या तो हेल्थ डिपार्टमेंट इशू कर सकता है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को आप यूज करके ये वाला जो अर्ली वार्निंग मैसेज आप लोगों के पास भी आता होगा जब हीट वेव प्रेडिक्टेड है या बहुत ज्यादा बारिश प्रेडिक्टेड है, तो यूजुअली हमारे जो एरिया वाइज टावर्स होते हैं, सेल टावर्स, उससे मैप करके हमें वो वाले मैसेजेस जो है वो अपने सिस्टम पे आते, अपने फोन्स पे आते हैं, राइट। तो वो वाले सेम अर्ली वार्निंग सिस्टम हम यूज कर सकते हैं इवन फॉर हीट वेव अवेयरनेस। फिर हम आशाज को भी यूज कर सकते हैं टू डिसेमिनेट वार्निंग वर्बली इन विलेजेस, जहाँ पे मे बी सबके पास एक मोबाइल फोन अपने हाथ की रीच में अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हम आशाज को यूज करके जो वार्निंग है वो पहुंचा सकते हैं ऐसे गाँव में, ऐसे जगहों पे जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। और साथ ही में कम्युनिटी नोटिस बोर्ड भी हम रख सकते हैं, या लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करवा के लोगों को बता सकते हैं कि हीट वेव इस दिन से इस दिन तक प्रिडिक्टेड है, तो आप ये चीजें ना करें, या फिर अपने घर में रह सकते हैं तो घर पे रहे, राइट। फिर कलर कोडेड हीट अलर्ट आपने देखा ही होगा, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, डिपेंडिंग ऑन क्या सिवेरिटी है उस हीट वेव की। और इसी के साथ में एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रेशन बूथ एंड कूल रूम्स भी काफी जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं, नहीं है तो हम इन्हें सेटअप करने की कोशिश कर सकते हैं। और हाइड्रेशन बूथ जो हमारे कम्युनिटी हाइड्रेशन बूथ है, उसको भी हम मान लीजिए वो हमारा हमेशा ऑपरेशनल रखना उसको पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जिस टाइम पे हीट अलर्ट हमारे एरिया में एग्जिस्ट करता है उस टाइम पे हम उसको एक्टिवेट रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट। अब की टेक अवेज थोड़े से जो एंड में मैं चाहूंगी कि आप अपने साथ लेके जाए, वो है तैयारी हीट वेव के आने से पहले होनी चाहिए। अगर हमें उस टाइम पे तैयारी करनी पड़ी है तो इट्स ऑलरेडी टू लेट, राइट। फिर हम आशाज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फील्ड में की रोल प्ले करते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें उन्हें पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। उनके ऊपर भी हम एंड मोमेंट पे इतना प्रेशर नहीं डाल सकते, उन्हें हमें पहले से ही इस तरह से प्रिपेयर करना होगा कि इस सिचुएशन में वो एक पर्टिकुलर तरह से हमारी हेल्प कर सके, राइट। और डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अलर्ट के बाद एक्शन एंश्योर करने के लिए। सबको पता हो कि मेरा काम ये है, उस डिपार्टमेंट का काम ये है, और इस डिपार्टमेंट में ये रोल पे ये इंसान काम कर रहा है, उस डिपार्टमेंट में किस इंसान से मुझे बात करनी है, राइट। उसके लिए हम पहले से कुछ मीटिंग्स कर लें ऑनलाइन, मे बी नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट हमारे पास डिपार्टमेंटल नंबर्स एक दूसरे के एग्जिस्ट करें, ताकि हमारे पास इजी कम्युनिकेशन करना थोड़ा सा ईजियर हो जाए, राइट। और हमें ये भी मेक श्योर करना है कि डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारी फील्ड फोकस्ड हो, ना कि ऑफिशियल फोकस्ड। कि अगर मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में प्रवीण सर हैं और उनकी दूसरे डिपार्टमेंट में सुधीर जी से बात होती है, तो ऐसा नहीं कि अगर सुधीर जी उस पोजीशन से चले गए तो दोनों डिपार्टमेंट की बातचीत बंद हो गई, नहीं, वो फील्ड फोकस्ड होना चाहिए डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ना कि ऑफिशियल फोकस्ड, राइट। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जो मीटिंग्स हैं ये टाइम टू टाइम मतलब करते रहे एक दूसरे के साथ, ताकि वो ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक दूसरे से बनी रहे। और अर्ली वार्निंग जो है वो इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन ये इफेक्टिव तभी है अगर इसके साथ में फॉलोड है रियल एक्शन। अगर इसके बाद कुछ एक्शन नहीं हो रहा है तो जो मैसेज हमारे फोन में वो बस एक मैसेज ही है, इट डज नॉट हैव एनी इम्पोर्टेंस अनलेस उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता है, या उसके बाद एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो है वो हमारा कम्युनिटी या हमारे डिपार्टमेंट्स उसके लिए करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज माय पीपीटी। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you, Madam Shud. It was really nice. आपके माध्यम से whatever we have understood, it's going to help the entire department, because health अपना काम करता है. They are having a system. Development department करता है, public health engineering department करता है, but here we lack is coordination and the coordination among the entire field players. तो वहाँ पे बहुत मिसिंग है, जो आपके माध्यम से we could understood the entire processes how we shall go about it. एक तो समझ में आता है कि हीट वेव का जो इशू है इट्स नॉट एन इवेंट, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, और ये एक अच्छे प्लान से और कोऑर्डिनेशन से ही और अवेयरनेस बिल्डिंग से ही हम लोग इसको एड्रेस कर सकते हैं. तो विथ योर प्रेजेंटेशन रियली इट इज गोइंग टू हेल्प द एंटायर टीम
हम लोग किस तरह से आगे प्लान बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली योर प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू हेल्प अस in coordination with the entire in planning process with the ओके, district team also. Thank you very ठीक much. है। ओके, थैंक यू थैंक सिमर यू जी, सर। थैंक यू Uh, सुध मैडम फ्रॉम uh, एनआईडीएम। uh, अच्छा, अभी ना मेरे झारखंड से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेल एंड आईसी सेल एनएचएम झारखंड से डॉक्टर मनीर अहमद, मिसेज अकाई मिंज मैडम और अजय अजय शर्मा आईसी मीडिया कंसल्टेंट, ये लोग एनएचएम आईसी सेल एंड सीएम सेल से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा अकाई मैडम से रिक्वेस्ट है कि काइंडली किस तरह से सहिया कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हो। और अभी फर्स्ट वीक ऑफ मई में हीट वेव प्रिडिक्शन है, और झारखंड भी मेरा वल्नरेबल स्टेट्स है, 22 स्टेट्स अमॉन्ग 22 स्टेट्स आइडेंटिफाइड विद एनडीए में। तो उसमें किस तरह से रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और किस तरह से हम लोग वल्नरेबल ग्रुप को एड्रेस कर पाएंगे। तो हैंड ओवर टू अकाई मैम। यस, डॉक्टर डॉक्टर मंजू, यस। सभी को जोहार। मनी एक बार मैं बोल दे रही हूँ। अच्छा अ, अ, बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन, जिसमें कि इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस के साथ में ये पूरे क्लाइमेट के लिए, जो हीट वेव के लिए प्रिपेयर्डनेस की बात कही गई। और हमारा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम का एक पूरा तंत्र है, जिसमें हम सैया जो हर एक गांव में है, आशा वर्कर जो कहते हैं, तो वो अपने स्तर से विभिन्न बैठकों के माध्यम से अवेयर करती है लोगों को। और जैसे सिंपली जैसे डायरिया वीक के लिए ओआरएस बनाना सिखाती है, तो वो उसके गतिविधियों में है। परंतु उसके साथ साथ कम्युनिटी हीट वेव से कैसे बचे, परिवार में कैसे लोग बचे, इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी निकट भविष्य में डॉक्टर प्रवीण कर्ण के साथ में मिलकर के, जो हमारे क्लाइमेट चेंज की टीम है, उसके साथ में मिलके जूम के माध्यम से, जो हम लोगों का इको प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हम राज्य की सभी सहियाओं को एक साथ लगभग 20 से 25 हजार सहियाओं को जोड़ करके उनकी मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं। तो ये ट्रेनिंग मैं डॉक्टर मनीर अहमद जो हमारे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं, उनके सहयोग से ये और डॉक्टर प्रवीण करना दोनों मिल करके इसको करेंगे। और इसके साथ जो हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर है सहियाओं का, सहिया साथी, बीटीटी, एसटीटी, इन्हें भी हम लोग अवेयर करेंगे। और इनके साथ में वो फॉलो अप भी होगा। और हमारे स्टेट से जो स्टेट रिव्यू मिशन टीम हर एक जिलों में जा रही है, तो वो उन उन टीम को भी हम आगाह करेंगे कि कम्युनिटी को किस तरह से अवेयर किया जा रहा है, प्रिपेयर्डनेस किया जा रहा है, इस काम को देखने के लिए वो करेंगे। तो ओवर टू मनीर एंड आईसी से अजय। प्रवीण सर, अभी हमारे एक और स्पीकर हैं, एक्सपर्ट हैं, जो अपने इंसाइट देना चाहेंगे। तो ये हम डिस्कशन, ओपन डिस्कशन में कर लेते हैं। और अभी मैं जैसे आतिशा मैम ने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया कि हर एक डिपार्टमेंट की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट के बारे में बताया, आशा वर्कर के बारे में बताया। तो उसी के अगर हम हीट वेव की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारा हेल्थ के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो करेक्ट, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्राकृतिक मैम को इनवाइट करना ठीक चाहूँगा। है, और मैम, मुझे आप अनुमति दें कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ। ठीक है, कैरी ऑन। डॉक्टर मनीर विल स्पीक लेटर, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। ओके डॉक्टर यस, मनीर, यस, ओके, मैडम यस कैन सर, कैरी ऑन, कैन यस, यस। एक्सप्लेन। ओके, तो मैम हेड हैं ऑपरेशन और वैक्सीनेशन एट डॉक्टर फॉर यू के साथ। और मैम डायरेक्टर भी हैं मीना देवी जनरल जिंदल पब्लिकली और दिल्ली के साथ। और मैम, थैंक यू फॉर इन सॉरी, मैंने आपको ही स्पॉटलाइट से हटा दिया, माफ़ कीजिएगा। मैम,
नमस्कार। तो मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, सब लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। और अब मैं जो बताना चाहती हूँ लोगों को काफी ज्यादा ओवरलैपिंग हो। अतीशा मैडम ने बहुत से ऐसे पॉइंट्स कवर कर लिए जो मैं ऑलरेडी कवर करने का सोच रही थी। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं बस स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। और फिर आपको बताते हैं कि क्या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं। तो क्या स्क्रीन देख पा रहे हैं आप मेरी? मैम अभी आई थिंक प्रिंसिपल नहीं है। अभी हाँ लोडिंग में है। तो क्या आप देख सकते हैं? जी मैम अब हम देख पा रहे हैं। अच्छा। तो जैसे कि अतीशा मैडम ने और डॉक्टर प्रवीण ने बहुत सारी बातें बताई कि कैसे बहुत सारे लोगों को मिलजुल के काम करना पड़ता है ताकि हम हीट वेव से बच सके। तो एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं समझती हूँ हम सब ने सीखा कोविड से, कि जब कोविड हिंदुस्तान में आया उससे पहले वो कई देशों में रुका था, तो बहुत सारी चीजें हमें पहले से ही पता चल गए थे, जिसकी वजह से हम थोड़े से प्रिपेयर्ड थे और जैसे हम शायद ज्यादा बेहतर तरीके से उससे लड़ पाए, जो बहुत सारे देश हैं जो उसको नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक उसी एक जो लर्निंग है जो हमने सीखा है उसको हम हीट वेव में भी अपनाएं, तो आई थिंक बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। तो शुरू करते हुए सबसे पहले हम एक बार समझ लें कि जो हीट वेव की हम बात कर रहे हैं ये हमारे लिए प्रॉब्लम कब है। गर्मियां हर साल आती हैं, ठीक है, सबको पसीना आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हर किसी को उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि एसी के रूम में बैठ पाते हैं, हमारे पास बिजली उपलब्ध है, हमें पंखे की सुविधा मिलती है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब सुविधाएं नहीं मिलती और वही लोग हैं जो इस हीट वेव से ज्यादा पीड़ित हैं। तो समझते हुए कि जब अगर हमारा जो टेम्परेचर है 37 डिग्री होता है तो हमें गर्मी लगेगी, हमें बहुत सारा पसीना आएगा, लेकिन वो हमारा शरीर अपने आप से झेल पाता है। तो हमारे जो शरीर के जो अपने आप को ठंडा रखने के बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं वो वहां पे एक्टिवेटेड रहते हैं, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ के और 38 डिग्रीज तक पहुंचता है तो हमें थोड़ी सी और ज्यादा गर्मी लगती है। अगर हम कॉटन वगैरह के कपड़े नहीं पहनते हैं तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लगेगा। और यहाँ तक भी हमारा शरीर अपने आप को बच के रखने में काफी समय है। अब समस्या हमारी तब शुरू होती है जब 39 डिग्री ऊपर टेम्परेचर जाएगा। और अगर बहुत सारे हमारे शहर हैं हिंदुस्तान में जो 42, क्या वो 45, और कुछ कुछ शहर तो 50 डिग्री तक भी पहुंच जाते हैं। तो वहां पे हमारे लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समय समय पे पीने का पानी नहीं मिलता। और क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे डेली बेस वर्कर वगैरह होते हैं, खास करके दूध में काम कर रहे हैं, या हमारे खेती करने वाले जो हमारे किसान हैं उन लोगों के लिए। तो अगर ठीक से वो सब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी भी वहीं तक अपना काम कर सकती है जब तक कि हमारी बॉडी में पानी की मात्रा पूरी हो, हम इलेक्ट्रोलाइट्स लूज कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे हो, तो हम सीख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब भी कभी भी टेम्परेचर अराउंड 40 पहुंचने लगता है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सबको एक बार के अलर्ट कर दें, ताकि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो अपने आप को चेक कर सके क्या हमारे पास सारी सारी फैसिलिटीज में चीजें पूरी है या नहीं है। तो इसी को आगे ले जाते हुए मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम प्लानिंग और किस तरीके से हमें आगे बढ़ के पूरी बना के रखनी चाहिए ताकि ये समस्या ना आए और हम हीट वेव से बेटर लड़ पाए। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगी कि देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत अच्छे गाइडलाइंस हर साल निकाल देती है, लेकिन हीट वेव एक जो है ना वो कुछ कुछ शहरों में होना चाहिए, स्टेट्स में थोड़ा पहले आएगा, किसी में बाद में आएगा, क्योंकि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, टेम्परेचर वेरिएशन ऊपर नीचे होता है। तो उसके हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारे कौन से वो महीने हैं जब हमें सबसे ज्यादा समस्या आती है, कि उससे पहले ही हम वार्निंग वगैरह ले सके, जो हमारे शायद बहुत डिपार्टमेंट जो भी अच्छे से हम बता सकते हैं। और उसी समय पे ध्यान रखें जिन चीजों की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, जो हमारे आईवी फ्लूइड्स हो गए, या हमारे हॉस्पिटल में बेड हो गए जहाँ पे जाना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ती है तो, या फिर हमारा स्टाफ है जिनको हमें बताना पड़ेगा कि पेशेंट आपके पास आता है तो आपको क्या करना है।
तो ये चीजें पहले से ही उनको बता रहे हैं। तो इसके अंदर अगर मैं हाईलाइट करूं तो 3-4 चीजें रहेंगी कि ऐसी डिजीज है जो हम पेशेंट्स को या जो सॉरी टू हमारी इंटरप्ट यू मैम, बट आपकी आवाज बहुत कट रही है। आई एम सॉरी। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ एक बार। अभी आवाज ठीक आ रही है क्या? जी अभी बिल्कुल सही। अच्छा। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें 3-4 चीजों का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। एक एडवाइजरी जो हम जनरल पब्लिक के लिए अलग निकालेंगे। एक और एडवाइजरी जो हम अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हम उनको देंगे। और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले जो लोग हैं, वो उनके लिए कुछ अलग गाइडलाइंस कि कैसे करके हम इन सारी चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएं और हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल सही तरीके से हो पाए कि जब भी कभी अगर समस्या आती है तो हम उससे लड़ सकते हैं। अगर हम जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम अलर्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें समय समय पर ये तो वार्निंग्स पता चली जाती है, चाहे हमें एसएमएस के थ्रू पता चले या हम अगर न्यूज देख रहे हैं तो उसके थ्रू। तो हमें ये ही हमारा वो समय है जहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या जो प्रिपरेशन हमें रखनी चाहिए वो प्रिपरेशन पूरी है या नहीं है। तो यहाँ पर हम एक राउंड चेक करेंगे कि क्या हमारी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट है या नहीं है। तो हमारे पास चेकलिस्ट होनी चाहिए इस चीज को देखने के लिए। और अगर बाय चांस हमारे पास कुछ ऐसे गैप्स या कुछ कमियां निकल के आती हैं जो हमें पूरी करने की जरूरत है, तो यही वो समय है जब हम इसको पूरा कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा प्रिपरेशन के लिए शायद हमें एक बार ज्यादा समय मिले, बट अलर्ट आने के बाद और जो बीमारी एकदम से सामने आने लगती है उसमें 2 से 4 दिन से ज्यादा का समय हमें नहीं मिलता। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम प्रिपरेशन फेज में ही सब कुछ कर लें। अब जब अगर हम रिस्पांस की बात कर रहे हैं तो रिस्पांस में हमें बहुत जल्दी से ही ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, जिसमें हमारी हाइड्रेशन थेरेपी जो है, जो आईवी फ्लूइड्स हो गए या ओरल फ्लूइड्स हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमारे पास आई थिंक जगह जगह पे एम्बुलेंस होनी चाहिए कि अगर किसी पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो हम उनको ट्रांसपोर्ट कर पाए। यहीं पर एक और बहुत अच्छी चीज है जो हमने देखी है, जो बहुत अच्छे से काम करती है, कि अगर हम कुछ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स लगा देते हैं, खास करके जो अगर किसी वल्नरेबल एरिया के आसपास हो, तो वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। क्योंकि हमें पता है कि कहाँ पर समस्या ज्यादा आएगी, तो बिकॉज ऑफ दीज मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हम उसको जल्दी से केयर कर पाएंगे अर्ली फेज में ही, कि क्या पता हमारे हमें उसको सिर्फ ओआरएस दे के ही हम उसे ठीक कर पाए और हमें उसे अल्टीमेटली हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो है मॉनिटरिंग की। तो मॉनिटरिंग भी एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अब हम सारी चीजें हमने तैयार कर ली हैं, हो सकता है कि हम रिस्पॉन्स के लिए भी पूरी तरह तैयार हो, पर अगर हमने वक्त वक्त पे उसको दोबारा से अपने सिस्टम में नहीं लाए, तो हो सकता है कि जो हमने अभी तक जो हम अच्छे से कर रहे थे वो हम शायद आगे थोड़ा सा डिले कर देंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें मान के चलती हूँ कि डेली के डेली पूरा डेटा कलेक्शन हो, इन्वेंट्री को लेके भी। और जो हमारा स्टाफ है, ऐसा ना हो कभी कभी स्टाफ भी बीमार पड़ जाता है, तो वो हमें भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा कितने पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, कौन से एरिया से उनकी रिपोर्टिंग हो रही है, वो सब हम समझ लें। और बहुत अच्छा सिस्टम जो हम इसमें लेके आ सकते हैं, जैसे आजकल ज्यादातर हॉस्पिटल्स में एचएमआईएस सिस्टम होता है। तो अगर हम कोई ऐसा डैशबोर्ड बना लें जिसमें हम एचएमआईएस सिस्टम को डायरेक्टली इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और एक लाइव डैशबोर्ड अगर वहां पर दिख जाए जिसमें हमें पता चलते रहे कि किस किस हॉस्पिटल्स में कहाँ पर बेड है, या किस हॉस्पिटल में कौन कहाँ कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। अगर हमारी इन्वेंट्री उससे कनेक्ट हो जाती है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास कहाँ पर आईवी फ्लूइड्स ठीक मात्रा में मौजूद हैं, कहाँ पर हमें आईसीयू की फैसिलिटी अगर देनी पड़े तो क्या वो है या नहीं है, जैसे हम कोविड में करते थे। तो वो बहुत ज्यादा आसान बना देगा लोगों को ये समझने के लिए कि अच्छा कहाँ लेकर जाना है इस पेशेंट को, ताकि देर ना हो। क्योंकि यहाँ पे हम जितना जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे उतना बेटर हमको रिजल्ट मिलेगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम रिव्यू कह रहे हैं, तो रिव्यू की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अब जो डिजास्टर है वो हमारा चल रहा है। डिजास्टर चलने के बाद अब हमारा जो हीट वेव है वो एक बार के लिए खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो भी हमने सब कुछ इकट्ठा किया है वो हम वापस से एक एनालाइज कर सकते हैं, ताकि अगले साल जब दोबारा हीट वेव आए तो हम पहले से और बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकें। ठीक है। तो अब अगर मैं अब इसकी बात करूं तो थोड़े से हमने गोल्डन रूल्स यहाँ पर बताए हैं कि कोई भी अगर पेशेंट है तो उसको पहले कूलिंग देना है। यानी उसको अगर मान लीजिए वो धूप में था तो उसको एक शेडेड एरिया में लेके गए,
या अगर वो बाहर गर्मी में था तो उसको थोड़ा अंदर लेकर आ गए। एकदम रैपिड कूलिंग भी हमें नहीं देनी है, ठीक है। पानी देने की कोशिश कर सकते हैं, अगर वो ओरली नहीं ले रहे, कई बार वॉमिटिंग वगैरह होने लग जाती है तो हम उसको आईवी फ्लूइड्स के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। बट ये है कि अच्छे से हवा आनी चाहिए, तो जिसको हम हाइड्रेट एंड वेंटिलेट कह रहे हैं। और ऑब्वियसली जितना जल्दी हम काम करेंगे हम डेथ रिस्क को 80% से नीचे लेके आ सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कैसे हम प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और फैसिलिटी वाइज बता दूंगी कि क्या होता है। तो अब हम प्री हीट वेव फेज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब अभी हीट वेव नहीं आई, हम प्रिपरेशन फेज में हैं। तो जहाँ पर हम सबसे ज्यादा काम करेंगे तो हमारे को बहुत अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्लान बनना चाहिए, और वही बनाने की शायद हम कोशिश कर रहे हैं आज, जिसमें हम हॉटस्पॉट्स और वल्नरेबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और जहाँ पे भी हमें गैप्स मिलते हैं उसके अलावा हिसाब से हम अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वहाँ वहाँ पर खास करके पीएचसी, सीएचसीज या अगर प्राइवेट क्लिनिक्स भी, तो उन सबके पास बहुत जरूरी होना चाहिए कि ओआरएस, आईवी फ्लूइड्स वगैरह ये सब कुछ मौजूद हो। मैं तो ये यहाँ तक कहूंगी कि मेरे ख्याल से हर एक डिस्ट्रिक्ट में या गांव में कुछ ना कुछ कम्युनिटी सेंटर्स या पंचायत भवन ऐसी ऐसी जगह होती हैं, जहां पर एक हम बेसिक फर्स्ट एड और जैसे प्याऊ की बात बता रही थी अतीशा मैडम, इस तरीके की कोई चीज सेटअप कर पाए तो लोगों को बहुत आराम हो जाएगी। और अगर हमें इन केस ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, या अगर हमें कोई पब्लिक फोरम में हमें बताना है लोगों को, तो हम रेडियो के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, खास करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स या फिर कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उन तक तो हम मैसेज पहुंचा ही दें। अगर हम हीट वेव के बीच की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो काम हम प्री हीट वेव में कर रहे थे वो सब तो हमें करना ही है। बट यहाँ पे हमारे लिए रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसके अंदर जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी, एम्बुलेंस, एमएमयूज, ये सबको हम लेकर आए। एक हीट स्ट्रोक की डेस्क बना सकते हैं हम हर एक हॉस्पिटल में, खास करके ऐसे हॉस्पिटल्स जो थोड़े सेंट्रल हैं उस एरिया के अंदर, जहां पर कभी भी अगर पेशेंट को लाया जाए तो टीम को पता होना चाहिए कि उनको हम आगे क्या कर मतलब किस तरह कहाँ भेजना है, या कैसे उसको फटाफट ट्रीटमेंट मिल सकती है। कम्युनिटी सपोर्ट मेजर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब अगर हम प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पहले भी ये काफी बार बताया जा चुका है कि खास करके किसान है या लेबर वर्कफोर्स है जिनको कहा जाता है, तो उनके जो काम करने के जो घंटे हैं उनको थोड़ा सा बदल दिया जाए कि वो थोड़ा लेट इवनिंग में या थोड़ा सुबह की तरफ ज्यादा काम कर सके। और ऐसे मौसम में जितने भी पब्लिक इवेंट्स हैं, कोई हम कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, कोई सभा करना चाहते हैं, कुछ भी है, उसको हम उस समय ना करें। तो मुझे लगता है कि आई थिंक 1-1.5 महीने का समय खास करके ऐसा होता है कि जब हमें पता है कि ये हो, तो उस समय इस तरह की कोई भी चीज अगर शेड्यूल ना की जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब हीट वेव के बाद ऑब्वियसली अभी इस समय जो भी हीट वेव होगी उसकी हम रिपोर्ट बनाएंगे। फिर वापस से हम इस तरीके की एक मीटिंग कर सकते हैं जहाँ पे हम वापस बैठकर ऐसा डिस्कशन करें कि क्या हमारी कमियां रही, और क्या और हमें जो हमें ग्राउंड से फीडबैक मिल सकता है हम उसको लेकर जाएं, और अगले साल के लिए हम थोड़ा सा बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा भी लगता है कि शायद हमें अपने बजट्स को चेंज करना पड़ेगा, या बजट्स में कुछ रिवीजन चाहिए, या कोई और चीज ऐसी है जो हम अपग्रेड करना चाहते हैं, आई थिंक हमें लगभग 1 साल का समय मिल जाएगा, तो हम वो कर पाएंगे। तो थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। तो ये मतलब ये आगे बताने के लिए बहुत अच्छा है कि जितना जल्दी हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लें कि अगर पेशेंट बेहोश हो रहा है, या उसके अंदर पानी की कमी हो रही है, या वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा, जिसको हम ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, तो या वो बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पेशेंट को हमें एक ठंडे एरिया में लेके जाना है, उसको पानी देने की कोशिश करनी है, और उसकी वाइटल साइंस जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर या फिर टेम्परेचर, ये सब हम चेक करेंगे। और इसी से हमें ये भी समझ में आता है कि जो हमारे फर्स्ट एड किट्स की जो मैं बात कर रही थी उसमें क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए, तो हम ये वहां पर रख सकते हैं ताकि उसको चेक किया जा सके। और एम्बुलेंस या कोई भी ऐसी गाड़ी जिससे पेशेंट फटाफट शिफ्ट किया जा सके वो मौजूद हो। और जिस जगह पर भी हम ये सारी अरेंजमेंट कर रहे हैं, वहां आसपास खासकर ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जिन्हें ये समझ आता हो कि हीट वेव में फटाफट रिस्पॉन्स में क्या करना होता है, क्या नहीं करना है। तो कूलिंग में देर नहीं करनी। अगर कहीं पर भी हमें लग रहा है कि पेशेंट ठीक हालत में नहीं है, उसको फटाफट शिफ्ट करें। कैफीन नहीं देनी, मीठी ड्रिंक्स नहीं देने, अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं देना।
और किसी हैवी ब्लैंकेट से कवर करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हमें वेंटिलेटेड रखना है पेशेंट को। और अगर पेशेंट ने कुछ भी ऐसा पहन रखा है जिससे हमें लग रहा है कि शायद उसको ठीक से हवा नहीं जाएगी, तो हम वो क्लोथिंग रिमूव भी कर सकते हैं। और हीट स्ट्रोक जो है बिना डिहाइड्रेशन के भी आप हो है सकता अभी है, सुनिए ना, हम तो फोन पे। तो ये भी समझना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फोटोज मैंने शेयर करी हैं कि कैसे कम्युनिटी में, जैसे डॉक्टर सोयू की टीम ने ऑलरेडी अवेयरनेस वगैरह शुरू कर दिया है, और किस तरीके से हम कैंप्स लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई अगर सवाल हो तो प्लीज मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगर उसको आंसर कर सकती हूँ। यस, थैंक यू सो मच मैम। आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी यूज़फुल रहेगी मुझे लगता है, बिल्कुल। और जैसे कि हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर और कुछ स्टेट के ऑफिसर्स हैं, तो उनके लिए जो आपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं, कुछ उनके लिए डूज एंड डोंट्स कि हमें कैसे देखना है कि वो पेशेंट हीट स्ट्रोक से है या कैसे है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इन सब डॉक्टर्स के लिए। तो अभी मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अगर उनके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो प्लीज़ हमें अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस और पूछ सकते हैं हमारे प्रैक्टिस स्पीकर से। आई थिंक आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी बिल्कुल सर। हाँ, अगर बहुत सारे इश्यूज में भी अगर डॉक्टर्स लोगों का कमेंट होगा तो वी विल बी शेयरिंग द रिपोर्ट। जो भी प्रेजेंटेशन है उनको हेल्थ डिपार्टमेंट में और इसमें दोनों विभाग में हम लोग शेयर करेंगे, बिकॉज एनीवे दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल द प्लानिंग पर्पस। तो और अगर टेक्निकली डॉक्टर प्रवीण भी हैं, अगर उनको लगता है कि कहीं पे हम लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो टाइम को देखते हुए ऑलरेडी वी हैव क्रॉस द टाइम आई बिलीव। तो हमको लगता है कि वी कैन टेक इट फर्दर। और एक तो बहुत ही यूजफुल रहा कि पीपल एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ, दे वी हैव मेड देम क्लियर कि व्हाट इज गोइंग टू बी देयर रोल इन एंटायर प्लानिंग प्रोसेस। रोल क्लैरिटी तो बहुत ही मिलेगा, तो इस हिसाब से। और खास करके हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में हेल्थ डिपार्टमेंट से काफी आईसी के लोग भी हैं, दे आर ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। और बहुत सारी आईएसी इन लोगों ने बना करके फील्ड लेवल में भेजा भी है, एंड दे आर ऑल्सो, जो इंचार्ज हैं वो लोग फॉलो अप। आई थिंक विद फ्यू ठीक वर्ड्स वी है कैन सुबीर जी। टेक द ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स का इनपुट, वी कैन टेक इट फर्दर सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन और इनके मिल करके किस तरह से हम लोग आईसी डिजाइन करें, और उनके माध्यम से आईसी कितना जल्दी तक हम लोग वी कैन डू दैट। तो फर्दर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हमारे बीच में है, आई बिलीव ही कैन टॉकिंग ऑन दैट हाँ पॉइंट। ये सुबीर जी, ओके ओके। पर थैंक्स यो डॉक्टर्स फॉर यू से डॉक्टर प्रकृति है ना, आई थिंक यस। थैंक्स फॉर गिविंग योर गुड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट मैं ये मनी डॉक्टर मनीर अहमद आईसी कम्युनिटी मोलाइजेशन सेल से हैं। ही वांटेड टू टेल समथिंग। डॉक्टर मनीर जस्ट 5 मिनट्स में बताइए। धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण जी, और सुबीर जी और उनकी टीम को धन्यवाद, जो इतने टाइम कम समय में उन्होंने जो क्रक्स था वो बताया, और कैसे हम लोग अ, इस हीट वेव को अवेयरनेस या कुछ मैनेजमेंट करके हम प्रिवेंशन कैसे ला सकते हैं। तो हमारा एक दो तीन कंपाइलेशन ये था कि अगर हम आशा को, सैया को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं या फिर एसएचजीज को, तो उनके लिए क्या आपने कुछ ऐसा पीपीटी या कुछ ऐसा वीडियो कुछ बना के रखा है जिससे कि हम, क्योंकि फिजिकली बहुत टफ है अभी के सिनारियों में कि उनको ट्रेनिंग और बहुत कम टाइम बचा है, तो ऑनलाइन ही एक मीडियम रह जाता है फिलहाल के लिए, चाहे वो मैसेजेस कम ही जाएं या कैसे जाएं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको आप लोग की एक सपोर्ट चाहिए होगी, जो हो सकता है कि फर्स्ट वीक में हम एक ऑनलाइन करें। उसमें आप लोग एज ए ट्रेनर
सैया फोकस आशा को फोकस करते हुए उनकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उनको इसमें क्या करना है, डूज एंड हिप एंड डूज, या फिर कुछ ऐसे एफएक्यूज हो सकते हैं जो आपने डेवलप किए होंगे, वो उनके सामने हम एक ओरिएंटेशन या एज ए वर्कशॉप ट्रेनिंग के माध्यम से रख सकें। हिंदी में रहता है तो बहुत बेटर रहेगा। तो इसमें हमको सपोर्ट चाहिए होगा। अगर हम इसको बहुत कम समय में ज़्यादा मैसेजेस अगर आपको भेजना है, और ये हम एक नेक्स्ट वीक में प्लान कर सकते हैं इसका। तो इसके लिए आप लोग को हमारा सपोर्ट आपको सपोर्ट चाहिए होगा कि अगर आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम लोग उनको ट्रेनिंग में यूज़ कर पाएँ ऑनलाइन। ठीक है, थैंक यू थैंक यू डॉक्टर मनीष। डॉक्टर मुनीर। मैं इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट नोट आपके माध्यम से बने, चाहे हम लोग सब मिलके कॉन्सेप्ट नोट बना करके क्या क्या सपोर्ट चाहिए स्पेयर इंडिया से, वी विल ट्राई टू गेट। इवन बहुत सारे लर्निंग्स हैं भी सैया और आशा के दूसरे राज्यों में, वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कलेक्ट देयर लर्निंग इन द प्रोसेस। तो हम लोग एक वीक के बाद अगर आपका है तो वी कैन डेवलप अ कॉन्सेप्ट नोट, देन वी विल शेयर विद देम। और उसके बाद हम लोग जो सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट होगा वी विल ट्राई टू ऑब्टेन फ्रॉम स्पेयर इंडिया एंड अदर स्टेट में जो नया लर्निंग होगा वी कैन ऑल्सो आस्क देम टू गिव देयर इनपुट टू दैट। तो थैंक दैट यू परवीन कमिटमेंट वी कैन। थैंक यू सुबीर जी, थैंक यू डॉक्टर परवीन जी। जी बिल्कुल सर। और हमारे आने वाले टाइम में भी हम हीट वेव के सेशंस की एक सीरीज प्लान कर रहे हैं। तो आप हमारे नेटवर्क के साथ जुड़ जाइएगा तो आपको इजीली और अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो रहेंगे, अर्बन के अकॉर्डिंगली और हेल्थ के अकॉर्डिंगली। तो वो भी आपको काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। और जो हमारी प्रेजेंटेशन की आप कह रहे हैं, तो हम आपको बाय मेल जो भी इस सेशन में प्रेजेंटेशन यूज़ हुई हैं वो आपको भेज देंगे, और इसका रिकॉर्डिंग लिंक भी हम आपको उस मेल के द्वारा आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू गुरसिमरन। आई थिंक इफ नूपुर वांट्स टू से समथिंग, नूपुर अगर कुछ बताना चाहेंगे then you can further proceed for closing the नूपुर जी हैं if she wants to speak on that। और ये किन्हीं पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट से काफी डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट एंड डिस्ट्रिक्ट रूरल यूनिट से जुड़े हुए हैं काफी ऑफिसर्स। तो यदि कुछ आई थिंक ऑलरेडी आप लोग करते ही आ रहे हैं, और थोड़ा सा 24 की तुलना में 25 और अच्छा है हम लोग करें, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया में ना डिजिटली उसको पब्लिश ट्वीट किया है, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी उस बेस्ट प्रैक्टिस को मॉनिटरिंग करती है और फिर पीएमओ ऑफिस में उसकी डॉक्यूमेंट सबमिट होती है। तो इसीलिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एक्शन प्लान 4 जिला का ही मिनिस्ट्री में सबमिट हुआ है। तो उसको भी डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव का मैसेज था लास्ट वीक आई वाज इन एनसीडीसी कि बाकी डिस्ट्रिक्ट से करवा के दो, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उसको लॉन्च करेंगे। अभी तक ना 232 जिला का एक्शन प्लान उनको मिला है मिनिस्ट्री को। तो थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा आप लोग एक्सपेडाइट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट से अनुरोध है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टू स्पेयर इंडिया फॉर कंक्लूडिंग द सेशन। थैंक यू। नूपुर wants to say something और सिमरन are you यस there? यस यस सर। नूपुर मैम की एक एडिशनल मीटिंग है तो मैम उसमें बिजी हैं। ठीक है। तो जी on behalf of Spare India, can we thank to all the entire participants? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप it was really great that Dr. Praveen and हमारे additional collector ने इतने कम समय में within 48 hours we could organize this wonderful training, orientation and sensitizing people who really wants to work for for addressing the heat wave. As I earlier said also, we did not to take it as an event, but it is a plan. Really, we plan to how we can address
the public health emergency in the entire process. So on behalf of IAG Jharkhand and Spare India, I would like to thank the entire team who was really working hard to make this event a grand success. I think we could make it. Guru Simran, you had really worked hard to ensure the entire process, and thank you very much from Jharkhand. And we may expect you now and then how best we can take your support in taking such events frequently to take the state emergency response priorities. Thank you very much, Guru Simran. And जी thank बिल्कुल you, सर। Nupur and other team members who really, and also Vikrant, who is really so supportive in conducting such event. Thank you very much. जी सर, बिल्कुल सर। और मैं हमारे पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। थैंक यू आतिशा मैम एंड थैंक यू प्रीता मैम कि आपने इतने अच्छे से हमारे साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया। और हम चैट बॉक्स में भी एक आईसी मटेरियल शेयर कर रहे हैं, वो भी शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं सर आपको भी शेयर कर दूंगा, आप आगे भी इसको शेयर कर सकते हैं। Thank you. I'll और be anyway giving report to both the departments. बिल्कुल बिल्कुल सर। और सभी पैनलिस्ट का और सभी हमारे साथ जो अ, हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना पीसफुली अच्छे से उन्होंने इस सेशन को सुना। और मैं आशा करता हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सबके लिए। और हमारे आगे भी ये सेशन होते रहेंगे, तो आप हमारे नेटवर्क के साथ जुड़िए। और इस सेशन की हम रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे करेंगे अपलोड, तो आप वहाँ पर भी इस सेशन को सुन सकते हैं। जैसे कि कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, कभी वो आई थिंक उनका नेटवर्क की प्रॉब्लम से वो कभी आ रहे थे और कभी ज्वाइन कर रहे थे, तो वो भी आराम से इस चीज़ को सुन सकते हैं। और हमने चैट बॉक्स में भी आपका आईसी मटेरियल थोड़ा शेयर कर दिया है, हिंदी में ही वो उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं और फर्दर यहाँ आप अपने आईसी मटेरियल में उसको यूज़ कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच प्रवीण सर, थैंक यू सो मच वीर सर। Thank you.